हेलो 10th क्लास। तो बच्चों आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है राजनीतिक शास्त्र का, और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है संघवाद। क्या नाम है? संघवाद। संघवाद को इंग्लिश में जो है फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, संघवाद को फेडरलिज्म भी बोलते हैं। आखिर संघवाद होता क्या है, इस चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्यों संघवाद की किसी देश को अडॉप्शन करने की जरूरत होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, कितने टाइप्स के संघवाद की सरकारें होती हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर पर गौर करते हैं। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। हालांकि बेल्जियम पहले से ही प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनके पास अधिकार थे। केंद्र द्वारा ये अधिकार दिए गए थे जिन्हें वो वापस भी ले सकती थी। हमने देखा कि बेल्जियम में पहले भी केंद्र सरकार थी और प्रांतीय सरकार थी, दोनों के पास बराबर बराबर राइट्स थे, और साथ ही केंद्र जो थी वो पावरफुल थी। ठीक है, हमने इस चीज़ के बारे में पहले ही फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। और ये बदलाव कब हुए थे? 1970 और 1993 के बीच, जिसमें 4 संशोधन हमने बेल्जियम के डिस्कस किए थे, ये वही हैं। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं, यानी कि प्रांतीय सरकारों को अब इतनी पावर दे दी, यानी संशोधन के बाद अब प्रांतीय सरकारों को इतनी पावर दे दी कि केंद्र के दबदबे में ना रहें और उस पर डिपेंड ना रहें। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो एकात्मक शासन और संघीय शासन, ये दो टाइप के शासन हैं। तो बेल्जियम ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? संघीय शासन प्रणाली अपनाई। वहीं दूसरी तरफ हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। हालांकि श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में संघीय व्यवस्था कायम हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि श्रीलंका में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में सिंगली भाषी लोगों का ज़्यादा चलती थी। उन लोगों की सिंगली बहुसंख्यकवाद ज़्यादा था। वहाँ की सरकार भी सिंगलियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाती थी, उन्हें बेनिफिट्स देती थी सिंगली भाषी लोगों को ही, जबकि तमिलों की उपेक्षा करती थी। ठीक है बच्चों, तो श्रीलंका में शासन किस तरीके का दिखाई देता है कि वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी कि केंद्र सरकार की ही चलती थी। प्रांतीयों को प्रांतीय सरकारों को कोई स्वायत्त आज़ादी नहीं दी गई थी। ठीक है, हालांकि वहाँ के जो नेता लोग थे वो चाहते थे कि उनके देश में संघीय व्यवस्था अपनाई जाए। ठीक है, संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था में 2 तरीके की सरकारें होती है, केंद्र सरकार होती है और दूसरी होती है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कह लो। ठीक है, एक केंद्र सरकार होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जो नेशनल लेवल पर जितने भी इश्यूज होते हैं उससे जुड़े हुए पर जो है कार्य पर चर्चा करती है, वर्क करती है उन पर। तो एक केंद्र सरकार होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरी तरफ राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। अतः संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग। तो बच्चों हमने देखा कि संघीय शासन व्यवस्था में बराबर बराबर जो है सत्ता को बांटा गया है। केंद्र सरकार को भी पावर मिली है और राज्य सरकार को भी पावर मिली है। केंद्र अपने दायरे में काम करती है और राज्य सरकार अपने दायरे में काम करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत आ रहा है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था को देखेंगे। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। यहाँ पे एक ही प्रकार की सरकार होती है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है और हो सकता है कि पावर भी छीन ले, उसकी इतनी पावर होती है केंद्र सरकार की। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें एक स्तर की सरकार होती है। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों या फिर स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं। ठीक है, यही होती है एकात्मक शासन व्यवस्था।
ठीक है, इसको इंग्लिश में यूनिटरी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, इसलिए वे केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। तो बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, और ये सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। जवाबदेह होती हैं तो लोगों के प्रति होती हैं। केंद्र को भी लोगों को जवाब देना होता है, राज्य को भी लोगों को जवाब देना होता है, क्योंकि कार्य वो किसके लिए करती हैं? लोगों के लिए ही तो करती हैं। लोग ही तो चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। लोकतंत्र की प्रणाली के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में दो तरीके की सरकारें होती हैं, दो स्तर की सरकारें होती है, केंद्र और राज्य सरकारें। हालांकि तीसरे स्तर को भी बाद में ऐड कर लिया जाता है, जिसमें स्थानीय स्वशासन आता है। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय सरकार की अलग पावर होती है, राज्य की अलग पावर होती है, और ये दोनों ही जो हैं लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति ना होकर के लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है संघीय व्यवस्था की। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार की 3 स्टेजेस होती हैं वैसे। ठीक है, दो या अधिक स्तरों वाली, दो से अधिक भी स्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ जो शब्द आया है अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार हो। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक या कानूनी अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। तो अधिकार क्षेत्र क्या होता है? अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा होता है जो किसी भी वैधानिक अधिकार होता है, या दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषय को भी रखा जा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ये मान लो एक एरिया, एग्जाम्पल हम अपने क्षेत्र का लेते हैं, जैसे पलवल इलाका हो गया। ठीक है, पलवल जो है उसके एमएलए के अंडर में आएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ दीपक मंगला है फिलहाल, तो पलवल का एरिया दीपक मंगला के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से हर किसी विधायक का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें रह करके वो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मनोहर लाल खट्टर को ले लीजिए, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका काम करने का दायरा कहाँ तक सीमित है? अपने हरियाणा में। ऐसे तो नहीं कि यूपी में जाकर के अपनी चलाने लग जाएंगे, नहीं चला सकते ना, क्योंकि उनका दायरा सीमित है। वो सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, और उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? हरियाणा तक। तो हरियाणा में ही तो काम करेंगे। तो अब हरियाणा क्या एक भौगोलिक क्षेत्र भी है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र भी है और वैधानिक रूप से भी एक क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो यही होता है अधिकार क्षेत्र। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। हर किसी सरकार का अपना अपना क्षेत्र होता है। स्थानीय स्वशासन का अपना क्षेत्र है, राज्य सरकार का अपना क्षेत्र और केंद्र सरकार का अपना दायरा है। ठीक है, थर्ड जो विशेषता है वो ये है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि संविधान में सब कुछ वर्णित है, इनके जितने भी अधिकार होते हैं, जो भी इनके अधिकार हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा है, कौन से अनुच्छेद के अंदर इनकी अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, वो सब आर्टिकल्स हमारे संविधान में अनुगृहीत हैं, निहित हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।
संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों मतलब केंद्र सरकार भी और प्रांतीय सरकार भी, या फिर राज्य सरकार कह लो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब तक दोनों सरकारें रजामंद नहीं होंगी तब तक कोई भी प्रावधान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों की सहमति होना जरूरी है। 5th पॉइंट है, अदालतों को विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यहाँ पे अदालतों को उच्च पद दिया गया है, उच्च स्थान दिया गया है। अदालतों को विभिन्न स्तर की सरकारों यानी कि केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर हो या स्थानीय स्वशासन हो, तीनों स्तर की सरकारों के अधिकारों और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। किसको? अदालतों को। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी मसले को लेकर के बहस हो जाती है, तो इन दोनों के बीच न्याय कौन करेगा? मुख्य भूमिका या फिर एक मध्यस्थ की भूमिका, एक रेफरी की भूमिका कौन प्ले करेगा? वो होगी अदालत, कोर्ट, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तो राज्य और केंद्र के बीच में जो एक तरीके से कहते हैं ना, किसी पिता के दो बेटे, तो ऐसे ही मान लो दो पिता के दो बेटे हो गए, एक तरफ राज्य हो गया, राज्य सरकार हो गया, एक तरफ केंद्र सरकार हो गया, पिता हो गई अदालत। तो इन दोनों के बीच में जो भी बहस हो जाएगी या जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी उसको सुलझाने का काम करेगी अदालत, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वित्तीय स्थिति के बारे में। वित्तीय स्वायत्तता यानी कि आज़ादी निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। ठीक है, केंद्र स्तर की सरकारों या राज्य स्तर की सरकारों, भाई सरकार तो का काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, पॉलिसीज चलाना, उनके हितों के लिए काम करना। ठीक है, और कोई भी काम होगा वो बिना पैसों के तो नहीं हो सकता, धन की तो आवश्यकता होगी। अब सरकार के पास कोई पेड़ तो लग नहीं रहा है कि उसे झाड़ देगी और ले आएगी। कहाँ से लेगी वो पैसे हम ही से तो लेगी, जो हम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये सब जो टैक्सेस हम पे करते हैं उन्हीं के जरिए तो सरकार के पास पैसे आते हैं, तो वही तो सरकार का मेन इनकम होती है। ठीक है, तो इसीलिए राज्य को भी जरूरत पड़ती है पैसे की और केंद्र को भी पड़ती है। राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, केंद्र के भी अपने मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो राज्य के लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि वो अपने क्षेत्र में से जो है राजस्व वसूल कर सकती है और केंद्र को अलग से। ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो देश की एकता की सुरक्षा करना और दूसरा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं यानी कि जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, भिन्न भिन्नता है, उसका पूरा सम्मान करना। देश की एकता की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघीय शासन व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियमों पर क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। क्योंकि आप तो जानते हो बच्चों, बिना विश्वास के तो फ्रेंडशिप नहीं चलती, लोगों का बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, तो आपसी भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, यही आदर्श संघीय व्यवस्था की कुंजी है। क्योंकि राज्य को भी केंद्र पर भरोसा करना होगा और केंद्र को भी राज्य पर भरोसा करना होगा। साथ ही दोनों को भरोसे के साथ साथ दोनों को साथ साथ भी चलना होगा। ठीक है, तो यही तो संघीय व्यवस्था की कुंजी है या फिर एक आदर्श संघीय व्यवस्था कह सकते हैं इसे। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। क्योंकि कुछ ज़्यादा हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, उनकी संघीय व्यवस्था अलग होती है। जहाँ पे कम जनसंख्या होती है उनकी संघीय व्यवस्था अलग होती है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे हम। ठीक है, ये दो तरीके से गठित होते। पहला तरीका, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई
गठित करने का। ठीक है, ये तरीका अपना सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ लेकर के चलते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने के कुछ देशों के उदाहरण भी हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क वगैरह अलग से नाम लिया जाता है। ठीक है, तो उनकी एक अलग से पहचान बनी होती है, वो इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर और संप्रभु वाले हो जाते हैं कि उनकी अपनी एक छवि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो इन देशों ने अपना रखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपना रखी है। वहीं दूसरे तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जो ऊपर वाली व्यवस्था पढ़ी थी हमने, उसमें हर एक जो जैसे प्रांत होते हैं ना, अलग अलग प्रांत होते हैं, उनकी एक देश की समान भूमिका होती है। इतने ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं, इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं उनके प्रांत। ठीक है, वहीं दूसरी ओर दूसरा तरीका जो होता है, उसमें बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत विविधता, आंतरिक विविधता से तात्पर्य इस बात से है जैसे बहुत सारी जाति, धर्म और समुदाय, भाषाई समुदाय, ठीक है, इनके आधार पर विभिन्नता होती है, यही तो विविधता है। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार यानी कि राज्य स्तर की और केंद्र स्तर, इन दोनों सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो ऐसी व्यवस्था हमारे खुद भारत देश में भी है, बेल्जियम में भी है और स्पेन में भी है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप इंग्लिश में कहें तो एक होल्डिंग टुगेदर होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, एक होता है पास आकर संघ बनाना, एक होता है होल्ड करके रखना या इकट्ठे करना, एक तरीके से टुकड़ों को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, एक तो हो गया होल्डिंग टुगेदर वाली, इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर वाली व्यवस्था, और ये होती है कमिंग टुगेदर वाली व्यवस्था। होल्डिंग टुगेदर मतलब टुकड़ों को इकट्ठा करना, और कमिंग टुगेदर मतलब सभी जो है एक साथ अपना सामंजस्य की भावना लेकर के एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों आगे पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। अब भारत में देखेंगे, जहाँ आपको सभी को पता है बच्चों, आप जानते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी सबसे आगे है, 2nd नंबर पर आता है। धर्मों के मामले में भी बहुधर्मी हमारा देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म भी हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इतने बड़े देश में संघीय व्यवस्था कैसे संभव है? ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में देखा कि किस तरह से वे विविधता को संभालने में मुश्किलों का सामना करते हैं। तो सोचिए आप, भारत जैसे देश में कम कितना मुश्किल होगा, जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत जैसे देश में संघीय व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलती है? आप सभी जानते हैं कि अत्यंत दुखद तथा रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। सबको पता है कि भाई 1947 में वो जो काली रात्रि थी, उस समय जब भारत का विभाजन हुआ, वो कितनी दुखद है, कितना दुखद रहा, कितने लाखों लोग मारे गए थे, जिसमें बहुत ही भयानक दृश्य रहता है वो जो दिमाग में आता है। आज़ादी के कुछ समय बाद राजा रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। आपको अगर याद हो तो देश में 565 देसी रियासतें थीं, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा करके भारत में शामिल किया था। ठीक है, कुछ को बल के जरिए, कुछ को संधि के जरिए। तो हमारे देश में इन रियासतों को विलीन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ठीक है, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का हमने पहले जिक्र किया था, वो सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर भी लागू होती हैं। हमारे संविधान के अंदर भी वो प्रावधान वर्णित हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया था बच्चों। पहली थी संघ सरकार, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है, और दूसरी है राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का
प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है, पूरा राष्ट्र को का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। तो भारत में 3 स्तर हैं संघीय व्यवस्था में, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय शासन। भारत में भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को यानी कि कानूनी अधिकार जो है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। तो बेटा इसके अंदर आते हैं 100 विषय, बच्चों 100 विषय आते हैं इसके अंदर। 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा डिफेंस एरिया, प्रतिरक्षा क्षेत्र, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं संघ सूची के अंदर आते हैं। इन मामलों के लिए एक तरह की नीति की जरूरत पड़ती है, एक ही नीति की जरूरत पड़ेगी, जब तो इन्हें संघ सूची के अंदर रखा गया है। अगर 2 पॉलिसी होंगी, राज्य की अलग केंद्र की अलग, तो फिर बात खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कई बार रक्षा के मामले में बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो इसीलिए इसको केंद्र सरकार के पास छोड़ा गया है। ठीक है, इन मामलों के लिए एक तरह की नीति की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है और टोटल विषय होते हैं 100 विषय। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोलते हैं जिसे, इसमें टोटल विषय होते हैं 61। तो 61 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार का होता है। इस सूची में पुलिस, व्यापार वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। थर्ड है हमारी समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉनकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर टोटल विषय 52 होते हैं, यानी कि 52 विषय जो होते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही जिसमें इंटरेस्ट लेती हैं। ठीक है, इन विषयों पर कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही हैं। और मान लो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा कानून हो या कोई ऐसा विवाद हो जाए दोनों के बीच, किसी कानून को लेकर के टकराव हो जाता है, तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा उस स्थिति में। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि 3 तरीके की सूची है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय होते थे? 100 विषय होते हैं संघ सूची में। राज्य सूची में 61 विषय होते हैं, यानी कि 61 विषय होते हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं आते हैं, क्योंकि जब संविधान बना था तब तक ये नहीं थे, ये विषय नहीं थे। जब संविधान बना था ये टेक्नोलॉजी तब तक आई नहीं थी। ठीक है, ये बाद में आई है, तो बाद में संविधान संशोधन करके इनको डाला गया। ठीक है, हालांकि कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं आते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो संविधान में ऑलरेडी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो भी विषय बचेंगे वो सब किसके हित में जाएंगे, किसके अधिकार क्षेत्र में जाएंगे? केंद्र के में। कई बार अधिकतर बड़ी संघ की व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। भारत संघ के सभी राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं मिले हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिनमें जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसका अपना संविधान था। भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए हुए हैं। तो बच्चों, हालांकि अब तो 370 धारा हट चुकी है, जम्मू कश्मीर से स्पेशल राज्य का जो दर्जा था अब छिन चुका है, परंतु उस समय अब तक इससे पहले तो स्पेशल राज्य ही था। ठीक है, तो हमने संघीय व्यवस्था अपना रखी, लेकिन इसके बावजूद भी संघीय व्यवस्था का क्या होता है कि सबको समान शक्तियाँ वितरित करना, परंतु हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे भारत देश में तो सभी को सभी राज्यों को इक्वली ट्रीट तो नहीं कर रखा था। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल राइट दिया गया था। आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अब तो हट गई ये 370 धारा। पहले क्या था, पहले तो दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, ना शादी कर सकते थे यहाँ के लोग।
ठीक है। तो इस तरीके के कुछ स्पेशल राइट थे, उनका अपना संविधान होता था और साथ ही जो है वहाँ पे राष्ट्रपति जो है शासन लगता था, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल शासन लगता था वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल राइट मिला हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर से तो हट गया, परंतु अभी भी कुछ राज्य हैं जिनको आर्थिक मदद मिलती है, अलग से खास आर्थिक मदद मिलती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। अब कुछ राज्य ऐसे भी कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह जाते हैं जो ना तो राज्य होते हैं ना केंद्र में आते हैं, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश बनकर रह जाते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये छोटे इलाके होने के कारण ये स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। छोटे इलाके होने के कारण कैसे प्रांत नहीं बन सकते, स्वतंत्र प्रांत नहीं बना सकते, इन्हें स्टेट नहीं बनाया जा सकता। किसी प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी श्रेणी में आते हैं। ना तो इन्हें किसी प्रांत में मिला सकते हैं और ना इन्हें एक अलग से राज्य बना सकते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार इनको अपने कब्जे में रखती है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित मतलब जिसमें केंद्र का शासन हो वो प्रदेश, ठीक है। इन क्षेत्रों के पास राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बंटवारे में बदलाव। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है, ठीक है। अगर कोई चेंजमेंट भी करना है कानून में, ठीक है। देखो, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद ही इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3, यदि केंद्र और राज्य की शक्तियों में बदलाव करना है तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास करना होगा और उसके बाद कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाएं भी उसे मंजूर करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई कानून बनेगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए मैं इसे लेसन को बीच में ही रोकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद समझ नहीं आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका जो हाफ पोर्शन बच गया है उसको सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।